गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 12वीं एग्रीकल्चर के अध्याय 4 के बारे में, जिसका नाम है खरपतवार। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स को काफ़ी कठिन भी लगता है। तो मैं बिल्कुल आसान वे में इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक बार यहाँ वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाएगा और पूरे के पूरे इस चैप्टर के नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं खरपतवार। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तथा यदि 12th का फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हो, यानी 12वीं एग्रीकल्चर का ऑनलाइन कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हो, तो आप हमारा जो नंबर दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले जैसे कि मेरा पढ़ाने का अंदाज रहता है कि मैं सबसे पहले हर टॉपिक में वो चीज़ देखता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें जानेंगे जो इस अध्याय से हमें पूछी जाती हैं। कौन कौन से पॉइंटों से हमें इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पॉइंटों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे और फिर पॉइंट वाइज उनको हम पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहला नाम है इस चैप्टर का खरपतवार। क्या नाम है? खरपतवार। तो पहली चीज हमें पूछी जाती है खरपतवार की। खरपतवार की क्या पूछी जाएगी? खरपतवार की हमें पूछी जाएगी सबसे पहले परिभाषा। क्या पूछी जाएगी? एक तो हमें पूछा जाता है खरपतवार की परिभाषा सबसे पहले पॉइंट। दूसरी अगर हम बात करें, हमें क्या पूछा जाता है? दूसरा पॉइंट हमारा आता है खरपतवारों की विशेषता। दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा पॉइंट है खरपतवारों की विशेषता। तीसरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? खरपतवारों के लाभ, खरपतवारों की हानियां, खरपतवारों की हानियां। फिर अगला है हमारा खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो इसके बाद तो नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है खरपतवारों का वर्गीकरण। क्या है? खरपतवारों का वर्गीकरण। उसके बाद अगर मैं बात करूं खरपतवारों का गुणन, खरपतवारों का गुणन। उसके बाद में अगर बात करूं तो खरपतवारों का विस्तार, खरपतवारों का विस्तार। और उसके बाद है हमारा खरपतवार नियंत्रण। क्या है? खरपतवार नियंत्रण। और नियंत्रण में भी हमारी कितनी विधियां हैं? हमारी 3 विधियां हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। यानी हम इस चैप्टर में इन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को यहां से पता चल ही गया होगा कि आपका कौन सा पॉइंट तो इसमें से क्लियर है और कौन सा पॉइंट आपको दोबारा से इसमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम किस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम जिस पॉइंट को पढ़ेंगे वो हमारा होगा खरपतवार की परिभाषा। अब अगर मैं खरपतवार की परिभाषा की बात करूं तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप किस तरह से खरपतवार की परिभाषा बना सकते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? खरपतवार, खरपतवार। चलिए, अब अगर मैं खरपतवार की बात करूं तो परिभाषा आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो अगर स्टूडेंट्स मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा होगी क्या इसकी? इसकी परिभाषा होगी खरपतवार क्या है? खरपतवार वे पौधे हैं जो हमेशा, खरपतवार वे पौधे हैं जो हमेशा अवांछित स्थान यानी अनचाहे स्थान, अनचाहे स्थान और अनचाहे समय पर उगते हैं, और अनचाहे समय पर उगते हैं तथा फसली पादपों को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। फसलों को क्या पहुंचाते हैं? फसलों को हानि पहुंचाते हैं। यह आपकी क्या होगी? परिभाषा होगी। परिभाषा क्या होगी? खरपतवार वे पौधे हैं जो हमेशा अनचाहे स्थान और अनचाहे समय पर उगते हैं तथा फसली पादपों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। कई लोग 12th में एक सामान्य सी परिभाषा लिख देते हैं, उसके लिए एग्जामिनर आधा नंबर देकर के चला जाता है। आप 12th में पढ़ रहे हो, आपको एक व्यवस्थित परिभाषा लिखनी है। व्यवस्थित परिभाषा क्या होगी? खरपतवार वे पौधे हैं जो हमेशा अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय पर उगते हैं तथा फसली पादपों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार क्या है? वे पौधे जो हमेशा अनचाहे स्थान पर उगते हैं, अनचाहे समय पर उगते हैं तथा फसली पादपों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट हमारा हो गया खरपतवारों की परिभाषा। दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है खरपतवारों की विशेषता। क्या आता है? चलिए देख लेते हैं खरपतवारों की विशेषता क्या क्या होती है। खरपतवारों की विशेषताएं। नेक्स्ट में अगर पॉइंट की बात करें तो हमें क्या पूछी जाएगी? खरपतवारों की विशेषताएं। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषता लिखिए। तो आपको फिर बताना होगा कि खरपतवारों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। चलिए, अगर मैं क्या बात करूं, खरपतवारों की विशेषताओं की बात करूं
तो पहली विशेषता क्या होगी, सबसे पहले कि खरपतवारों का बीजोत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। पहली क्या होगी कि इनका जो बीजोत्पादन है, बीजोत्पादन वो कैसा होता है, अधिक होता है। यानी खरपतवार के एक पौधे से अधिक बीज प्राप्त होते हैं, बीजोत्पादन अधिक होता है। दूसरी में बात करूं खरपतवारों की जो जीवन क्षमता है, जीवन क्षमता, तो स्टूडेंट्स खरपतवारों की जीवन क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मैं बात करूं मोथा 50 वर्ष तक जीवित रहता है, कथुआ 50 वर्ष तक जीवित रहता है, तो इनकी जीवन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तीसरी में बात करूं इन पर क्या पाए जाते हैं, इन पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। खरपतवारों पर क्या पाए जाते हैं, सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं गोखरू, गोखरू पर क्या पाया जाता है, कांटे, गोखरू पर ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन पर क्या पाए जाते हैं, सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं इनकी जो जड़ें हैं, खरपतवारों की क्या है, जड़ें, वो मृदा में कहां तक जाती हैं, मृदा में गहराई तक जाती हैं। खरपतवारों की जड़ें मृदा में गहराई तक जाती हैं। पांचवें पॉइंट पर बात करूं तो इन पर रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है, रोग व कीट का क्या होता है, इन पर कम प्रकोप होता है। रोग व कीटों का प्रकोप इन पर क्या होता है, इन पर कम होता है। आगे छठवें पॉइंट की बात करते हैं, विपरीत जलवायु के प्रति क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। यानी जो हमारा विपरीत मौसम होता है, जैसे कोई सा भी विपरीत मौसम, उसमें ये क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। तो ये हमारी सामान्य सी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। हमें 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि खरपतवारों की क्या क्या विशेषता होती हैं, खरपतवारों की विशेषता लिखिए। आप लोग सोचोगे क्या विशेषता है, अरे ये सिंपल है, जो घास के पौधे आपको खेत में दिख रहे हैं उनकी आपको विशेषता लिखनी है। क्या क्या होगी, एक तो उनका बीजोत्पादन अधिक होगा, दूसरा जीवन क्षमता अधिक होगी, तीसरा सुरक्षा आवरण पाए जाएंगे जैसे गोखरू, जड़ें गहराई तक जाएंगी, रोग व कीटों का प्रकोप कम होगा, और विपरीत मौसम और जलवायु के प्रति क्या होंगे, सहनशील होंगे। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, एक तो परिभाषा और दूसरी विशेषताएं। अब तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा हमारा पॉइंट क्या था, तीसरा हमारा पॉइंट था खरपतवारों से होने वाली हानियां। क्या था, खरपतवारों से होने वाली हानियां। तो चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पर क्या देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट पर हम देख लेते हैं कि खरपतवारों से फसलों को कौन कौन सी हानियां होती हैं। अब आपको ये भी 3 या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि फसलों को खरपतवारों से होने वाली हानियां लिखिए, फसलों को खरपतवारों से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो मैं आपको जनरली बहुत आसान भाषा में बता देता हूं कि आपको क्या लिखना है। चलिए अगर मैं हानियों की बात करूं, सबसे पहले हानि क्या होगी, एक तो खरपतवार के पौधे जब मृदा में उगेंगे तो फसल के पादपों की तरह क्या ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे। तो एक तो जल की कमी होगी, किसकी कमी होगी, जल की कमी, मृदा में क्या हो जाएगी, जल की कमी, या मैं क्या लिख सकता हूं, नमी की कमी, नमी की कमी। पहला कमी क्या होगी, एक तो जल की कमी या नमी की कमी। दूसरा खरपतवार पौधों की तरह क्या ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो दूसरा किसकी कमी हो जाएगी मृदा में, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी। अब जल की कमी हो गई, पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो सीधी सीधी बात है कि उत्पादन में भी क्या होगी, कमी होगी। उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी हो गई। अब जब हमें उत्पाद प्राप्त हुए, मान लो जैसे सरसों के साथ में सत्यानाशी खरपतवार था, तो सत्यानाशी के बीज भी सरसों के बीजों में मिलेंगे, तो फिर उस बीज का अगर हम तेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ड्रॉप सी बीमारी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। क्या हो गया, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता में भी क्या हो गई, कमी हो गई। पांचवी अगर मैं बात करूं, पांचवा क्या होगा, एक तो उत्पाद की गुणवत्ता में कमी होगी, एक क्या होगा, मृदा में जहरीला प्रभाव, मृदा में जहरीला प्रभाव। कई खरपतवार क्या करते हैं, मृदा में जहरीला प्रभाव छोड़ देते हैं। जैसे मैं बात करूं गाजर घास, गाजर घास मृदा को कैसी बना देती है, जहरीला बना देती है। छठवें पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो मनुष्यों में रोग, खरपतवारों के कारण क्या हो जाते हैं, मनुष्य में रोग हो जाते हैं, मनुष्य में रोग। जैसे मैं बात करूं त्वचा रोग होते हैं, क्या होते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं, मनुष्य में क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। जैसे बात करूं त्वचा रोग। आगे क्या होगा, लास्ट में किसान की आय प्रभावित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किसान की आय प्रभावित हो जाएगी। पशुओं और कृषि यंत्रों की क्या होगी, आयु में कमी। जैसे खरपतवार ज्यादा है तो जुताई क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पशुओं और कृषि यंत्रों की आयु में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन आपको कोई 6 पॉइंट या 4 पॉइंट ही उसमें लिखने होंगे। 2 नंबर का पूछेगा 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर का पूछेगा 6 पॉइंट आपको उसमें लिखने हैं। और बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो कि खरपतवारों से क्या क्या हानि होती है। मैंने आपको जनरली बता दिया, कुछ याद तो करना नहीं है। कहीं फसलों की तरह क्या लेंगे, पानी लेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, जल की कमी।
पोषक तत्व भी ग्रहण करेंगे तो पोषक तत्वों की कमी, उत्पादन में कमी हो जाएगी अगर ये दोनों चीज मृदा में कम होंगी तो। उसके बाद उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, जैसे मैंने आपको बताया कि सरसों के साथ सत्यानाशी के बीज मिलेंगे तो कौन सी बीमारी होगी, ड्रॉप सी बीमारी होगी। फिर उत्पाद की गुणवत्ता में कमी के बाद मृदा में जहरीला प्रभाव भी छोड़ते हैं, मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं जैसे त्वचा रोग, और लास्ट में क्या होता है, जो मनुष्यों की आयु है या किसान की आयु है वो प्रभावित हो जाती है, किसान की आय क्या होती है, प्रभावित होती है। ये क्या हो गई हानियां। अब एक पॉइंट इसमें और पूछा जा सकता है लाभ, वो आपसे पूछ रहा है खरपतवारों के लाभ क्या क्या है। अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी बात करूं, अगर मैं खरपतवारों के लाभ की बात करूं कि खरपतवारों के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको पता है कि हम खरपतवारों का उपयोग किस रूप में करते हैं, चारे के रूप में, किस रूप में कर लेते हैं, चारे के रूप में कर लेते हैं। दूसरा हम इनका उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, इनका उपयोग हम हरी खाद के रूप में कर सकते हैं, चारे के रूप में हो गया, हरी खाद के रूप में हो गया। तीसरा हम इनका उपयोग किस रूप में कर सकते हैं, सजावट के रूप में कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, सजावट के रूप में कर सकते हैं। चौथा इनका उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, औषधि के रूप में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, औषधि के रूप में कर सकते हैं। पांचवा अगर मैं बात करूं इनका उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं, मृदा क्षरण रोकने में कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं, मृदा क्षरण रोकने में। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए आपके खरपतवारों के लाभ। इधर हानियां हो गई और इधर क्या हो गया, आपके लाभ हो गए। बिल्कुल आसानी से आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कोई भी टिपिकल चीज नहीं लिखाई, मैंने यहाँ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखाया, बिल्कुल सिंपल चीजें मैंने आपको यहाँ लिखाई। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। मैंने क्या क्या बात कर ली, हानियां हो गई और लाभ हो गए। अब एक पॉइंट आता है खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। क्या आता है, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। अब देखो ये क्या आता है, पॉइंट आता है खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, खरपतवार फसल यानी किसी मृदा में या किसी खेत में खरपतवार के पौधे भी उगे हुए हैं और फसल के पौधे भी उगे हुए हैं, तो दोनों पौधों के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। अब वो लड़ाई ही क्या कहलाएगी, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा कहलाएगी। तो खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा क्या है, खरपतवार और फसली पादपों के मध्य विभिन्न अवयवों के बीच में होने वाली प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा। खरपतवार और फसली पादपों के मध्य विभिन्न अवयवों के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है, खरपतवार फसल प्रतिस्पर्धा कहलाती है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि मृदा में खरपतवार और फसलों के मध्य किस किस अवयव के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें तो पहले किसके लिए होगी, एक तो स्थान के लिए होगी, क्योंकि उगने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए, एक तो स्थान के लिए होगी। दूसरी किसके लिए होगी, दूसरी आपकी होगी नमी के लिए या जल के लिए। तीसरी किसके लिए होगी, पोषक तत्वों के लिए होगी, चौथी किसके लिए होगी, प्रकाश के लिए होगी, पांचवी किसके लिए होगी, वायु के लिए होगी। यानी इन सभी के लिए खरपतवार और फसली पादपों के मध्य क्या होती है, प्रतिस्पर्धा या लड़ाई होती है। डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि खरपतवार और फसली पादपों के मध्य किस किस के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, तो किस किस के लिए होगी स्टूडेंट्स, स्थान, जल, पोषक तत्व, प्रकाश और वायु। स्थान, जल, पोषक तत्व, प्रकाश और वायु, ये चीजें आपको वहां पर लिखनी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट अपना क्या आता है, अगला पॉइंट आता है अपना खरपतवारों का वर्गीकरण। क्या आता है, खरपतवारों का वर्गीकरण। अगर मैं स्टूडेंट्स खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करूं, चलिए बहुत ही आसानी से आपको वर्गीकरण बता देता हूं मैं, आपको कैसे लिखना है। अगर मैं खरपतवारों की बात करूं, खरपतवार का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। अगर हम खरपतवारों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो किसके आधार पर आता है, वो आता है स्टूडेंट्स आपका जीवन अवधि के आधार पर। सबसे पहला वर्गीकरण क्या है, सबसे पहला वर्गीकरण है आपका जीवन अवधि के आधार पर, जीवन अवधि के आधार पर। अब जीवन अवधि के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं स्टूडेंट्स आपके 3 प्रकार। कितने होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, एक तो आपका आता है 1 वर्षीय, यानी जो 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। क्या लिखना है, वे खरपतवार जो 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। फिर इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं 1 वर्षीय को। एक तो इसमें क्या जाता है रबी के खरपतवार, और दूसरा इसमें क्या जाता है, खरीफ के खरपतवार। अब एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, जो कि आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल आपको कैसे बताने हैं। जो रबी की फसलों के साथ उगेंगे वो रबी के खरपतवार, जो खरीफ की फसलों के साथ उगेंगे वो खरीफ के खरपतवार। जैसे रबी फसलों में बात करूं कौन कौन सा होता है, जैसे गेहूं है, दूसरा आपका बर्रू है,
बरहू नहीं आएगा। गेहूसा हो गया, गेहूसा के बाद में बात करूं बथुआ, गेहूसा हो गया, बथुआ हो गया, सत्यानाशी हो गई, सत्यानाशी। यानी जो खरपतवार रबी फसलों के साथ उगेंगे वो रबी के, और जो खरीफ के साथ उगेंगे वो खरीफ के। जैसे बात में यहाँ क्या हो जाएगा आपका विषखपरा, क्या हो जाएगा विषखपरा, विषखपरा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया जंगली चौलाई, जंगली चौलाई। यहाँ पर क्या हो गया बररू। ये आपको कैसे हो गए, ये आपके हो गए खरीफ के खरपतवार। दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है वो है हमारा द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय। अब द्विवर्षीय क्या है, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र कितने समय में करेंगे, 2 वर्ष में पूरा करेंगे। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। यहाँ आपको केवल 2 ही एग्जाम्पल याद रखनी है। एक तो आप याद रखो जंगली गोभी, जंगली गोभी, और दूसरा आप याद रखो जंगली गाजर, जंगली गाजर। एक जंगली गोभी और एक कौन सा जंगली गाजर। तीसरी अगर मैं बात करूं तीसरा वर्गीकरण क्या है, बहुवर्षीय। क्या है बहुवर्षीय। और बहुवर्षीय क्या होंगे, ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक समय में पूरा करते हैं। वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक समय में पूरा करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपकी बात करूं कौन कौन से खरपतवार इसमें आ जाएंगे बहुवर्ष में। ये भी आपके 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कठोर, कठोर या हम इसको कहते हैं काष्ठीय, यानी जिनका तना कैसा होता है कठोर होता है। दूसरे कैसे होते हैं मुलायम या कोमल। दूसरे कौन से होंगे मुलायम या कोमल खरपतवार या कोमल। अब अगर मैं कठोर या काष्ठी में बात करूं तो कठोर या काष्ठी में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जैसे आपका बबूल है, क्या है बबूल है। जैसे आपका झड़बेरी है, बबूल हो गया, झड़बेरी हो गई, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गई। बबूल, झड़बेरी, कैक्टस, नागफनी, ये कैसे हो गए कठोर या काष्ठीय। यानी इनका तना कैसा होता है काफी कठोर होता है, हार्ड होता है। आगे मुलायम या कोमल खरपतवार कौन से हैं, जैसे बात करूं मोथा है, क्या है मोथा। आपका धूप घास है, धूप घास। आगे कांस है, मोसा, धूप घास, कांस। ये कैसे हो गए, ये आपके हो गए मुलायम या कोमल खरपतवार। तो स्टूडेंट्स एक वर्गीकरण हमारा क्या हो गया फिनिश। किसके आधार पर, जीवन अवधि के आधार पर। कितने थे 3, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार। तीनों खरपतवार हमारे क्या हो गए क्लियर हो गए। अब अगर स्टूडेंट मैं दूसरे वर्गीकरण की बात करूं, चलिए दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण क्या आता है, ध्यान देना थोड़ा सा। दूसरा वर्गीकरण आता है आपका बीज पत्र के आधार पर। क्या आता है बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर। और इसके साथ हम 2 वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। एक आता है पत्तियों की संरचना के आधार पर। इसके आधार पर पत्तियों की बनावट, बीज पत्र या पत्तियों की बनावट के आधार पर हम दोनों वर्गीकरण एक साथ पढ़ लेते हैं। आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर मैं बीज पत्र के आधार पर बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आएगा आपका एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब स्टूडेंट थोड़ा सा गौर कर लेना, बस बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। एक बीजपत्री कौन से होते हैं, जिनकी पत्तियां कैसी होंगी, एक बीजपत्री भी होंगे जिनकी पत्तियां होंगी सक्रिय। वे खरपतवार जिनकी पत्ती कैसी होती है सक्रिय होती है, वो कैसे होते हैं एक बीजपत्री। जिनकी पत्ती चौड़ी होती है वो कैसे होते हैं द्विबीजपत्री। जिनकी पत्ती सक्रिय होंगी वो एक बीजपत्री, जिनकी पत्ती चौड़ी होंगी वो द्विबीजपत्री। अब अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो एक बीजपत्री में कौन सा आएगा आपका, जैसे गेहूसा है, कैसी पत्ती होती है सक्रिय। कांस है, कैसी पत्ती होती है सक्रिय। मोथा है, कैसी पत्ती होती है सक्रिय। बररू है, कैसी पत्ती होती है सक्रिय। तो ये कैसे हुए, ये सभी हुए आपके एक वर्षीय। अब अगर मैं बात करूं द्विवर्षीय या चौड़ी पत्ती वाले, ये कौन से होंगे, जैसे मैं बात करूं आपका बथुआ, कैसी पत्ती होती है चौड़ी। जैसे बात करूं आपका सत्यानाशी, कैसी पत्ती होती है चौड़ी। जैसे बात करूं आपका विषखपरा, कैसी पत्ती होती है चौड़ी। तो जिनकी पत्तियां चौड़ी होंगी वो कैसे होंगे द्विबीजपत्री, जिनकी पत्तियां सक्रिय होंगी वो कैसे होंगे एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री का मतलब इनका बीज 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। द्विबीजपत्री का मतलब इनका बीज 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। आपसे पूछेगा एक बीजपत्री वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, गेहूसा, कांस, मोथा, बररू। आपसे पूछेगा सगरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, गेहूसा, कांस, मोथा और बररू।
आपसे पूछेगा द्विबीजपत्री खरपतवार कौन कौन से हैं, बथुआ, सत्यानाशी, विस्कपरा। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं, तो वही बथुआ, सत्यानाशी और विस्कपरा। यानी दो वर्गीकरण हमारे क्या हो गए, एक साथ में ही क्लियर हो गए। अब अगर स्टूडेंट मैं तीसरे वर्गीकरण की बात करूं तो तीसरा और काफी इंपोर्टेंट जो हमारा वर्गीकरण है वो कुछ इस तरह से। अब अगर मैं किसकी बात करूं, तीसरा वर्गीकरण अपना क्या आता है, तीसरा वर्गीकरण आता है फसल संबंध के आधार पर। इसके आधार पर ये मोस्ट भी है, फसल संबंध के आधार पर। अब अगर मैं फसल संबंध के आधार पर बात करूं तो काफी इंपोर्टेंट वर्गीकरण है। चलिए, तो यहां से आपको प्रश्न पूछा भी जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। फसल संबंध के आधार पर अगर मैं खरपतवारों की बात करूं स्टूडेंट्स तो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहले आता है आपका निरपेक्ष खरपतवार। क्या आता है, निरपेक्ष। अब निरपेक्ष खरपतवार क्या होंगे, वे खरपतवार जो फसलों को क्या करते हैं, हमेशा हानि पहुंचाते हैं। वे खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार। यानी मैं कह सकता हूं कि इन खरपतवारों का कोई भी क्या नहीं होता, महत्व नहीं होता। वे खरपतवार जो फसलों को हमेशा हानि पहुंचाएंगे क्या कहलाएंगे, निरपेक्ष खरपतवार। इन खरपतवारों का कोई भी महत्व नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं या कौन कौन से आ जाएंगे, एग्जाम्पल की अगर बात करूं स्टूडेंट्स तो जैसे आपका बथुआ है, बथुआ का कोई महत्व नहीं होता। जैसे आपका गेहूसा है, गेहूसा का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मैं आपका बात करूं बर्रू, बर्रू का कोई महत्व नहीं होता। जैसे बात करूं दूबघास, दूबघास का कोई महत्व नहीं होता। तो जे खरपतवार हमेशा फसलों को हानि पहुंचाते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके निरपेक्ष खरपतवार होते हैं। अब दूसरा देखो, यहां से इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। दूसरे हमारे कौन से आते हैं, दूसरे हमारे आते हैं सापेक्ष, सापेक्ष। अब सापेक्ष खरपतवार क्या है, जब किसी फसल के साथ, जब किसी फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं, जब किसी फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं तो उन पौधों को क्या कहा जाता है, सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। यानी जब एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सापेक्ष खरपतवार। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, मक्का हमने उगाया, मक्का के साथ किसके पौधे उगाए, तिल, तिल के पौधे उगाए, तो कैसा हुआ, सापेक्ष खरपतवार हुआ। हमने क्या उगाई, सरसों उगाई, सरसों के साथ किसके पौधे उगाए, चना के पौधे उगाए, तो ये कैसा खरपतवार हुआ, ये आपका सापेक्ष खरपतवार हुआ। यानी जब एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सापेक्ष खरपतवार कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स में तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे, बहुत सिंपली वे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है अवांछित खरपतवार। क्या आता है, अवांछित, अवांछित खरपतवार। अब अवांछित खरपतवार क्या है, जब किसी फसल की एक किस्म के साथ क्या होगा, किसी फसल की एक किस्म के साथ दूसरी किस्म के पौधे उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अवांछित खरपतवार। जब किसी फसल की एक किस्म के साथ दूसरी किस्म के पौधे उगेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अवांछित खरपतवार। एग्जाम्पल से समझ लो आप, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, हमने गेहूं की लोकवन किस्म हुई, क्या भैया, गेहूं की लोकवन, और गेहूं की लोकवन किस्म के साथ किसके पौधे उगाए, 100 के, किसके पौधे उगाए, 100 के, तो वो क्या होगा, वो अवांछित खरपतवार होगा। जब एक फसल के साथ दूसरी फसल, सापेक्ष खरपतवार। जब एक किस्म के साथ दूसरी किस्म क्या होगा, अवांछित खरपतवार कहलाएगा। जब इस तरह के खरपतवार उगते हैं जैसे सापेक्ष और अवांछित, तो इन पौधों को हम क्या कहते हैं, रोगी पौधे। इन पौधों को क्या कहा जाता है, रोगी पौधे, और इनके उखाड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। आपसे पूछा भी जाएगा रोगिंग क्या है, तो एक फसल के साथ उगे हुए दूसरी फसल या एक किस्म के साथ उगे हुए दूसरी किस्म के पौधों को उखाड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग। और ये पौधे क्या कहलाते हैं, रोगी पौधे। आपसे पूछेगा रोगी पादप किसे कहते हैं, रोगी पादप किसे कहते हैं, तो किसी फसल की एक किस्म के साथ दूसरी किस्म के पौधे उगना या एक फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगना क्या कहलाता है, रोगी पौधे कहलाते हैं। और इनको उखाड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, रोगिंग कहलाती है। ये आपका वर्गीकरण फिनिश हो गया फसल संबंध के आधार पर। सबसे बड़ा वर्गीकरण आपका ये था। एक वर्गीकरण आपका और आता है, अब वो कौन सा वर्गीकरण है, चलिए देख लेते हैं। वो वर्गीकरण है आपका जलवायु के आधार पर। इसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। अगर स्टूडेंट्स में जलवायु के आधार पर खरपतवारों की बात करूं तो जलवायु के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जनरली 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो आपका आता है कृषि क्षेत्र के खरपतवार, किसके आते हैं? कृषि क्षेत्र। अब इसके अंदर सभी वो खरपतवार आते हैं जो फसलों के साथ होते हैं। और फसलों के साथ कौन कौन से खरपतवार होते हैं आपको पता है, जैसे मान लो बथुआ है, ये सभी खरपतवार जो फसलों के साथ होते हैं, जैसे बथुआ है, दूब घास है, मोता है, वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसलों के साथ होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? दूसरा इसमें आता है आपका मरुस्थल के खरपतवार, मरुस्थल। अब मरुस्थल के खरपतवार में कौन कौन से खरपतवार आएंगे? वे खरपतवार जो रेगिस्तानी क्षेत्र में उगते हैं, वे खरपतवार जो जल की कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र में उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके मरुस्थल के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, आपका क्या हो गया? बबूल हो गया। क्या हो गया? बबूल। आपकी नागफनी हो गई, बबूल है, नागफनी है। एक क्या है यहाँ? झड़वेरी है। तो ये कैसे है? ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों के खरपतवार है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तीसरा आपका क्या आता है? जलमग्न भूमि के खरपतवार। क्या आता है? जलमग्न। अब ये ऐसे खरपतवार हैं जो जलीय क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी। और क्या है? हाइड्रिला। जलकुंभी हो गई, हाइड्रिला हो गया, वेलेस्टेरिया हो गया, वेलेस्टेरिया। ये क्या हो गए? ये आपके जलीय क्षेत्रों के खरपतवार हो गए। तो ये हमारा क्या हुआ? खरपतवारों का वर्गीकरण फिनिश हो गया। हमने किसके आधार पर पढ़ा? सबसे पहले जीवन अवधि के आधार पर पढ़ा। जैसे एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ा? जीवन अवधि के आधार पर पढ़ा। जीवन अवधि के आधार पर मैंने खरपतवार कितने प्रकार के बताया आपको? 3 प्रकार के। एक वर्षीय, जो 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, रबी के और खरीफ के, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए। द्विवर्षीय, जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे जंगली गोभी और जंगली गाजर। बहुवर्षीय, जो 2 से अधिक वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे कठोर या काष्ठिक खरपतवार, मुलायम या कोमल। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। आगे मैंने कौन सा पढ़ा? बीज पत्र के आधार पर या पत्तियों की बनावट के आधार पर। मैंने एक ही वर्गीकरण बताया आपको, या एक बीज पत्री या सकरी पत्ती वाले, द्विबीज पत्री या चौड़ी पत्ती वाले। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इनके बता दिए। आगे हमने कौन सा पढ़ा? सबसे बड़ा फसल संबंध के आधार पर। कितने प्रकार के पढ़े? 3 प्रकार के, निरपेक्ष, सापेक्ष, अवांछित। एक और इसमें आ जाते हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो, नकलची। क्या जाते हैं? नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार क्या होते हैं? जो रूप, रंग और आकृति में पसली पात्रों के समान होते हैं। ऐसे खरपतवार जो देखने में पसली पात्रों के समान होंगे, वो क्या कहलाएंगे? नकलची खरपतवार कहलाएंगे। जैसे बात करूं गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है? गेहूं में गेहूसा। गेहूं में कौन सा है? गेहूसा। दूसरा धान का है आपका सांबा। धान का क्या है? सांबा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, नकलची खरपतवार क्या होंगे? ऐसे खरपतवार जो रूप, रंग और आकृति में पसली पात्रों के समान होते हैं। एक यहाँ आपका और आता है परजीवी खरपतवार। क्या आते हैं? परजीवी। अगर मैं परजीवी की बात करूं, परजीवी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए पसली पात्रों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे खरपतवार जो भोजन या पोषण के लिए पसली पात्रों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं परजीवी खरपतवार। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो सबसे मोस्ट अमरबील। क्या है? अमरबील। आपसे प्रश्न भी पूछता है परजीवी खरपतवार कौन सा है, तो कौन सा होगा? अमरबील होगा। ये आपके हो गए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर हमने 3 प्रकार के पढ़े। कृषि क्षेत्र, जो फसलों के साथ उगते हैं, जैसे बथुआ है, दूबगा से होता है। मरुस्थल, जो जंगली क्षेत्रों में उगते हैं या मरुस्थलीय भूमि में उगते हैं। जलमग्न, यानी जो जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जलकुंभी, हाइड्रिला और वेलेस्टेरिया। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ खरपतवारों का वर्गीकरण फिनिश। अब नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है खरपतवारों का विस्तार। चलिए अब मैं क्या बात करूं स्टूडेंट्स, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करूं तो अगला क्या है? खरपतवारों का विस्तार। अब विस्तार क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विस्तार क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं विस्तार की बात करूं तो विस्तार क्या है? विस्तार होता है फैलना, यानी खरपतवारों का नए क्षेत्रों में फैलना। नए क्षेत्रों में फैलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है खरपतवारों का विस्तार। आपसे पहले चीज पूछेगा कि खरपतवारों का विस्तार क्या है, तो खरपतवारों का नए क्षेत्रों में फैलना क्या कहलाता है? खरपतवारों का विस्तार कहलाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि खरपतवारों के विस्तार की विधियां कौन कौन सी हैं, खरपतवारों का विस्तार किस किस विधि के द्वारा होता है। तो अगर हम विस्तार की विधियों की बात करें तो यहाँ कई विधियां इसकी आती हैं। जैसे सबसे पहले किसके द्वारा फैलेगा? वायु के द्वारा, वायु या हवा द्वारा, यानी हवा के द्वारा खरपतवार एक दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। दूसरा किसके द्वारा पहुंच जाते हैं? जल के द्वारा। जैसे नहरी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्रों पर अगर कोई खरपतवार उगे हुए हैं तो पानी के साथ वो नए क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। तीसरा किसके साथ? पशुओं और मनुष्यों के साथ। किसके साथ? पशुओं
वह मनुष्यों के साथ। जैसे मनुष्य और पशु अगर खरपतवार वाले क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उनके साथ कुछ खरपतवार चिपक करके कहाँ पहुंच जाते हैं, नए क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आगे अगर मैं चौथी बात करूं, कई बार बीज के साथ खरपतवार फैल जाते हैं। किसके साथ? बीज के साथ। बीज के साथ कई बार खरपतवार किसके साथ फैल जाते हैं? और वो खाद के साथ फैल जाते हैं। किसके साथ? खाद के साथ भी खरपतवारों का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो कृषि यंत्रों के साथ भी इनका क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। कृषि यंत्र आपसे प्रश्न पूछेगा खरपतवारों का विस्तार कौन कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो खरपतवारों का विस्तार या खरपतवार नए क्षेत्र में फैलते हैं वो कौन कौन से तरीकों के द्वारा फैलते हैं, ये आपके तरीके आ गए। वायु द्वारा, जल द्वारा, पशुओं और मनुष्यों द्वारा, बीज के साथ, खाद के रूप में और कृषि यंत्रों के साथ। ये क्या आ गया? उसके विस्तार। अब एक आता है आपका पॉइंट खरपतवारों का गुणन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, नेक्स्ट क्या आता है? खरपतवारों का गुणन। गुणन। अब एक तो हमने क्या पढ़ा? विस्तार। विस्तार तो क्या था? खरपतवारों का नए स्थान में पहुंचना। और गुणन क्या है? गुणन है आपका खरपतवारों की संख्या में वृद्धि। क्या है? खरपतवारों की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? खरपतवारों का गुणन कहलाती है। या मैं कह सकता हूं खरपतवारों का प्रजनन क्या कहलाता है? खरपतवारों का प्रजनन क्या कहलाता है? खरपतवारों का गुणन कहलाता है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि गुणन को परिभाषित कीजिए, तो गुणन क्या है? खरपतवारों की संख्या में वृद्धि। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं स्टूडेंट्स कि खरपतवारों की संख्या में वृद्धि कौन कौन सी विधियों के द्वारा होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि खरपतवारों के गुणन के तरीके लिखिए या खरपतवारों के गुणन की विधियां लिखिए। तो गुणन की विधियां कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट में अगर बात करें गुणन की विधि क्या होगी? नंबर फर्स्ट में एक इसमें आपकी जो गुणन की विधि होगी वो मान लो मैं यहाँ जैसे एक तो किसी द्वारा होगा बीज के द्वारा, किसके द्वारा? बीज द्वारा। और बीज द्वारा किसका होता है? हिरणखुरी। हिरणखुरी और बथुआ का भी बीज द्वारा होता है। हिरणखुरी है, बथुआ है, सत्यानाशी है, बर्रू है, ये किसके द्वारा होते हैं? बीज द्वारा। दूसरा किसके द्वारा होगा? दूसरा होगा आपका जड़ द्वारा। जड़ द्वारा। अब जो हिरणखुरी है इसका बीज के द्वारा भी हो जाता है और जड़ के द्वारा भी हो जाता है। इसमें भी क्या आ गया? इसमें आ गया आपका हिरणखुरी। एक इसमें आ गया आपका आग। आग किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। तीसरी बात को पत्ती द्वारा। अब पत्ती द्वारा कौन से खरपतवार का प्रजनन होगा? तो वो आपका पत्थर चट्टा। क्या है? पत्थर चट्टा। नेक्स्ट में क्या बात करूं चौथे पॉइंट पर? कंद व प्रकंद। कंद व प्रकंद। और कंद और प्रकंद के द्वारा किसका होता है? जैसे कांस है, मोथा है, दूब घास है, दूब घास, कंद प्रकंद या तनि द्वारा। तो ये क्या हो गए? चार आपके गुणन की विधियां होगी। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा खरपतवारों का गुणन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो ये कितनी विधियों के द्वारा होता है? चार विधियों के द्वारा होता है। बीज द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और कंद व प्रकंद द्वारा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। मेरे ख्याल से क्लास आपको काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आप पूरा कोर्स 12th का लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें या हमें जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हो। और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे। थैंक यू।